नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं अर्पित शर्मा हमारे इस डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो जो लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं, वो लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाते जाइए फटाफट। और पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है आप लोगों को। जहां भी आप शेयर कर सकते हो, जो भी टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, एजुकेशनल ग्रुप्स, उनमें आप शेयर कीजिए। अपने वीकली करंट अफेयर जो है, उनकी जो सीरीज है इस हफ्ते की, वो लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग एग्जाम दे रहे हैं। इवन अभी जो एसएससी सीएचएसएल के भी एग्जाम हुए हैं और भी अदर जो भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, हर एग्जाम में अपनी इस क्लास से कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर आया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अपनी क्लास जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। अपनी क्लास ही इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। ये धीरे धीरे करके आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगी चीज। अगर आप देखेंगे कंटिन्यू तो आपको अपने आप समझ में आएगी कि जब आप पेपर देने लगोगे और जब आप को क्लास को देखोगे तो आप अपने आप मैचिंग कर लोगे इस चीज की। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आ रहा है आपके सामने। आप सब लोगों से एक वही निवेदन, फिर से दोबारा से एक बार बोल देता हूं मैं आप लोगों को कि वीडियो को एक बार, अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप सब लोगों के आंसर चाहिए मेरे को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस राज्य के कडप्पा जिले में हाल ही में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? 13वीं शताब्दी का मंदिर, 13th सेंचुरी का, ठीक है, उस मंदिर की जो खोज है वो कहां पर की गई है? 13वीं शताब्दी का मतलब हो गया ये आपके दिल्ली सल्तनत वाला जो काल चल रहा था, उस काल का मंदिर है। और वो कहां पर खोजा गया है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए आप पहचानना सीख जाइए थोड़ा सा। क्या पहचानना है आपको? आपको पहचानना यह है कि मंदिर क्या है। मंदिर का नाम क्या है? कडप्पा। कडप्पा मंदिर, वो सॉरी कडप्पा जिले में है। अब ये जो इस तरीके के नाम है, ये सब कहां पर सुनाई देते हैं? हमको साउथ इंडिया में सुनाई देते हैं। तो उत्तर प्रदेश तो वैसे ही रूल आउट हो गया है ना। बचे 3 ऑप्शन। ये रूल आउट वाला जो सिस्टम है ना, ये अपनाइए आप लोग भी। तो देखिए बेटा, इसका जो राइट आंसर है ना, इसका राइट आंसर क्या है? डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिला है, वहां पर 13वीं शताब्दी का जो मंदिर है ना वो खोजा गया है। ठीक है, अब डिटेल जानते हैं देखिए इस क्वेश्चन की। तो देखिए, हाल ही में कडप्पा जिले के पुष्पगिरी क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के एक हिंदू मंदिर की खोज की गई है। 13वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है, उसकी खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के पुष्पगिरी क्षेत्र में एक पहाड़ी के ऊपर दुर्गा मंदिर के उत्तर पूर्व में झाड़ीदार जंगलों के बीच 13वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर के खंडरों का पता चला है। ठीक है, दुर्गा मंदिर जो है वो है ये, और ये एक खंडर में तब्दील हो चुका था। मतलब एक पहाड़ी पर स्थित है, दुर्गा मंदिर है, और यहां पर लोगों का आना जाना ही नहीं था। तो लोगों का आना जाना नहीं था तो लोगों को इसके बारे में ज्ञात भी नहीं था। अब जब लोग उधर पहुंचे ट्रैकिंग के लिए, आजकल एडवेंचरस एक्टिविटी में ट्रैकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लोग जब उधर ट्रैकिंग के लिए पहुंचे तब उन्होंने देखा कि यहां पर कुछ एक तरीके से खंडर है, कुछ स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं। उन लोगों ने जब उधर खोज की तो उधर निकल के आया, भैया ये तो एक पुराना मंदिर है। उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद में इस मंदिर के जो तथ्य हैं वो सामने आए। खंडरों की स्थापत्य विशेषताएं एक ऐसी शैली को प्रकट करती हैं जो कायस्थ शासकों के द्वारा निर्मित वेल्लूर के एक मंदिर के समकालीन है। मंदिर का जो स्कल्पचर है ना वो कुछ इस तरीके का था कि देखिए, साउथ इंडिया में कायस्थ राजा हुआ करते थे। तो जो कायस्थ राजा थे उन्होंने वेल्लूर में एक मंदिर बनवाया था, और वेल्लूर का जो मंदिर है ना, ये माना गया है कि वो जो मंदिर जो खोजा गया है उस मंदिर में और वेल्लूर के मंदिर में बहुत समानता है, और वो उसी शताब्दी में बनाई गई थी। जो स्थापत्य है उसका उसी शताब्दी का है। इसीलिए ये माना जा रहा है भैया कि ये जो मंदिर है ये कायस्थ राजाओं के द्वारा ही बनाया गया है। अब ये कायस्थ राजा क्या थे, इनके बारे में जान लीजिए। कायस्थ काकतीय वंश के अधीनस्थ थे। देखिए, साउथ इंडिया में वंश थे ना कई सारे, पांडव थे, चोल थे, चालुक्य, वैसे ही काकतीय राजवंश भी साउथ इंडिया में एक्टिव था। साउथ इंडिया में काकतीय राजवंश बड़ा राजवंश था, उनके अधीन काम करते थे कौन? कायस्थ। अब काकतीय लोगों के इतिहास में कायस्थों ने वफादार अधीनस्थों और गद्दारों दोनों के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई है। मतलब काकतीय राजवंश के साथ में जो कायस्थ वंश था उसने वफादारी की, तो भी ऐसी की कि कोई वफादार नहीं उनके सामने, और जब गद्दारी करने पर आए तो उन्होंने ऐसी गद्दारी की कि उनके सामने जयचंद भी छोटा पड़ जाए। ठीक है, इसके बाद में ऐसा माना जाता है कि मूल रूप से पश्चिमी भारत के योद्धाओं के एक वर्ग से संबंधित थे। जो कायस्थ है ना,
कायस्थ एक लड़ाकू कौम मानी गई थी और इसका जो संबंध है वो पश्चिम भारत से माना गया था, बाद में दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट हुए थे ये। उन्होंने वेल्लूर को राजधानी के रूप में निर्मित कर इस क्षेत्र पर शासन किया था। जो आज हम देखते हैं ना, वेल्लूर इंजीनियरिंग के मामले में बहुत फेमस भी है, ठीक है, वीआईटी, ठीक है, वो वेल्लूर जो है वो कायस्थ राजाओं ने बसाया था। इसके कुछ शासक कौन कौन थे? गणगय सेहनी और जन्निकदेव, अंबादेव सेकंड, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिपुरारी सेकंड था, ठीक है। त्रिपुरारी शिव भगवान को कहते हैं त्रिपुरारी। चलिए, ये कायस्थ वंश के बारे में डिटेल्स थी। इसके बाद में अगर हम जाने तो पुष्पगिरी को हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, जिस जगह पर वो मंदिर मिला है ना, वो पुष्पगिरी की पहाड़ियों में मिला है। और पुष्पगिरी की पहाड़ियों के बारे में डिटेल जान लीजिए। पुष्पगिरी क्षेत्र क्यों कहते हैं उसको? पुष्पगिरी क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहां शिव और विष्णु के बहुत ज्यादा मंदिर स्थित हैं। हरि और हर, हरि किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को, ठीक है। और हर, हर से क्या कौन सा वर्ड बनता है? हर हर महादेव, ठीक है। इसलिए पुष्पगिरी क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। यह पेन्नार नदी दक्षिण भारत में बहती है, पेन्नार नदी उसके तट पर स्थित है। और पुष्पगिरी को इसकी सुंदर वास्तुकला के कारण दूसरा हम्पी भी कहा जाता है। हम्पी के जो मंदिर हैं वो बहुत फेमस हैं। और पुष्पगिरी जो क्षेत्र है ना, उसके भी मंदिरों का स्थापत्य हम्पी के मंदिर के स्थापत्यों से मिलता जुलता है। इसलिए पुष्पगिरी क्षेत्र को किसका नाम से जाना जाता है? दूसरे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इस एक क्वेश्चन में मैंने आपके कम से कम नहीं करते भी 20 क्वेश्चन डाल दिए इसी एक क्वेश्चन में। देखिएगा आप, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड दिया गया? आप सबको पता होगा, मैं जानता हूं। अगर आप आंख बंद करके भी इसका आंसर देना तो दे सकते हो। ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया है वो किस सॉन्ग को दिया गया है? ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है किसको? RRR को। RRR मूवी, इसका नाटू नाटू सॉन्ग। देखिए, ओरिजिनल जो सॉन्ग है वो नाटू नाटू है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके नाचो नाचो कर दिया गया, ठीक है। और इस RRR मूवी के डायरेक्टर कौन है? इस RRR मूवी के डायरेक्टर SS राजामौली। SS राजामौली इसके डायरेक्टर हैं। SS राजामौली के अलावा अगर मैं इसके म्यूजिक डायरेक्टर की बात करूं तो SM किरवानी जो हैं वो इसके क्या हैं? SM किरवानी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन की डिटेल जानते हैं। और तो देखिए, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में ब्लॉकबस्टर मूवी RRR का सुपरहिट सॉन्ग नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं किरवानी साहब। वहीं 95वें अकेडमी पुरस्कारों में भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने इतिहास रचते हुए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। देखिए, जब शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में एलिफेंट विस्पर्स नॉमिनेट हुई थी, ये भी हमने आपको बताया था। और मैंने बताया था ये बहुत अच्छी मूवी है और शायद ये जीत भी जाए। और देखिए भैया, वो बोलते हैं ना कि दिन में एक बार तो व्यक्ति की जीवा पर सरस्वती जी विराजमान होती हैं। और क्या पता भैया, जब इंसान कोई कुछ बोल रहा है तभी सरस्वती जी उसकी जीवा पर विराजमान हो। मैंने कहा कि ये जीत जाएगी मूवी। और देखिए, मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि भैया मेरे ही आशीर्वाद से जीती है, हो सकता है और भी लोगों का आशीर्वाद हो, पर जनरली हम मान लेते हैं ऐसा। तो एलिफेंट विस्पर्स जो है एक छोटी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी है। उसने भी, भारत ने इतिहास रच दिया है। देखिए, हर क्लास में हम आपको भारत के गौरव की कुछ ना कुछ कहानियां बताते आ रहे हैं अब तक, है ना। एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है जिसमें भारत या भारत से संबंधित जो गौरव है वो आप लोगों के सामने आता है, और ये भी भारत के लिए गर्व का विषय है। ऑस्कर अवार्ड मिला है भारत को, और सिर्फ एक ऑस्कर नहीं है, भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। एक तो मिला है भैया किसको? ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नाटू नाटू को, जो RRR मूवी का सॉन्ग है। इससे पहले मैंने आपको बताया था इसको ग्रैमी भी मिल चुका है और कई सारे अवार्ड्स मिल गए थे इसको, ठीक है। और इसके अलावा एलिफेंट विस्पर्स को भी क्या मिला है? एलिफेंट विस्पर्स को भी बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का अवार्ड मिला है। एलिफेंट विस्पर्स का निर्देशन कार्तिकी गोंसाल्विस ने किया है। और गौरतलब है कि 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कहां किया गया था? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहां पड़ता है? USA में पड़ता है लॉस एंजलिस, ठीक है। ये जब MM किरवानी साहब अवार्ड लेने गए तब की फोटो है। और ये एलिफेंट विस्पर्स का पोस्टर भी देख सकते हो आप लोग।
अगला, अब देखिए इसमें ऑस्कर अवार्ड की जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है। देखिए ऑस्कर अवार्ड जो है वो पूरे वर्ल्ड के सिनेमा में बहुत बड़े अवार्ड के रूप में जाना जाता है, तो उसका अपना एक इतिहास है, उस इतिहास को जानते हैं। तो देखिए पहले एकेडमिक अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 को की गई थी। यह हॉलीवुड रोजवेल्ट होटल में हुआ था, जो एक प्राइवेट डिनर पार्टी थी। इसमें केवल 270 लोग शामिल हुए थे। बहुत छोटा सा इवेंट था। कब शुरू हुआ? 16 मई 1929 को। बहुत छोटा सा इवेंट के रूप में हुआ था। तब इसके बारे में जनता कुछ ही नहीं जानती थी। क्यों भाई? क्योंकि देखो पहली बार आयोजित हो रहा है और आज 270 लोगों ने मिलकर कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, एक दूसरे को अवार्ड दे लेते हैं। तो कुछ नहीं जानते थे लोग इसके बारे में। और इसका आयोजन AMPAS, एक संस्था है AMPAS, उसने किया था। और इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य ये था कि मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के प्रतिभागी कलाकारों को सम्मान देना था। मोशन पिक्चर इंडस्ट्री एक प्रोडक्शन हाउस है, उसी के कलाकारों को सम्मान देने के लिए किया गया था। पहले ऑस्कर अवार्ड में 12 कैटेगरी थी, जिसमें से 2 स्पेशल सम्मान थे। यह अवार्ड उन लोगों को दिया गया जिन्होंने 1927-28 में हॉलीवुड में विशेष काम किया था। इस अवार्ड फंक्शन के विजेताओं के नाम समारोह के 3 महीने पहले ही सबके सामने आ गए थे। यानी कि 3 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भैया ये विनर है इस वाली कैटेगरी में, तो तुम्हारा अवार्ड लेने आ जाना टाइम से, ठीक है। मुख्य समारोह में विजेताओं को ट्रॉफी दी गई और 15 मिनट की सेरेमनी थी टोटल। आए, अवार्ड दिए, हाँ भैया ठीक है, ताली बजाई, जाओ घर, खाना खाओ, जाओ घर। केवल 15 मिनट में खत्म हो गई थी सेरेमनी। एकेडमिक अवार्ड के पहले प्रेसिडेंट डगलस फेयरबैक्स थे। डगलस फेयरबैक्स जो है ना, ये मोशन पिक्चर जो इंडस्ट्री है इसके MD हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अब ऑस्कर अवार्ड 2023 की अगर हम अपन चर्चा करें तो देखिए बेस्ट डॉक्यूमेंट, देखिए 2 तो आपको पता चली गई। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी जो है वो कौन सी है? एलिफेंट विस्पर्स, जो कि भारत की है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड वो दिया गया है किसको? वो दिया गया है नाटू नाटू को, वो भी इंडिया का ही है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए बेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर फिल्म। देखिए फीचर फिल्म जो होती है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, डॉक्यूमेंट्री की लंबाई छोटी होती है। ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी है? नवलनी ने जीता, जो भारतीय डॉक्यूमेंट्री मूवी ऑल द ब्रीथ्स अवार्ड हासिल करने में नाकामयाब रही। भारत ने कौन सा नॉमिनेशन भेजा था, इससे आपको यह भी पता चल जाएगा। ऑल दैट ब्रीथ्स, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म्स में क्या क्या भेजी थी भारत ने? ऑल दैट ब्रीथ्स भेजी थी, अवार्ड जीतने में नाकामयाब रही। उसको पछाड़कर किसने जीत लिया? नवलनी ने जीत लिया। लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी, ठीक है, लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी अवार्ड ये दिया गया है एन आयरिश गुड बॉय को। आयरिश गुड बॉय ने सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड 2023 जीता है। यह आयरलैंड के एक ग्रामीण खेत पर स्थापित हुए 2 बिछड़े भाइयों की कहानी है। यानी कि एक आयरलैंड में 2 भाई खो जाते हैं, बाद में मिलते हैं। भारत की जैसी पुरानी मूवियों में कहानी होती थी ना, कुंभ के मेले में बिछड़े 2 भाई, ठीक है, वैसे यहां पर खेत में बिछड़े 2 भाई थे। बेस्ट जो सपोर्टिंग एड्रेस है वो जिम ली कार्टिस ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस के लिए जीता है। इसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसने जीता है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के हुए कॉन, ये भी क्या है भैया? कोरियन एक्टर है, और जिम ली कार्टिस भी, और इन्होंने एवरीवेयर ये उसी मूवी के लिए जीता है। बेस्ट एनिमेटेड मूवी जो है वो उसका अवार्ड किसको दिया गया है? पिनोचियो को अवार्ड दिया गया है बेस्ट एनिमेटेड मूवी का। इसके बाद देखिए इसके जो होस्ट होते हैं ज्यादातर पिछले बहुत सालों से इसको जिमी किमेल होस्ट करते आ रहे हैं। ये अवार्ड नहीं है, ये जस्ट जनरली इंफॉर्मेटिव तरीके से बताया गया है आपको। जिमी किमेल जो है वो इसको बहुत सालों से होस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से ड्यू टू कोरोना के कारण ये बिना होस्ट के हो रही थी सेरेमनी। लेकिन अब कोरोना जो है पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके समाप्त हो गया, टचवुड समाप्त ही रहे, ठीक है। और जो कोरोना की समाप्ति के बाद में इसको अपने पुराने तरीके से दोबारा स्टार्ट किया है। किसने दोबारा स्टार्ट किया है? जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं मतलब ऑस्कर अवार्ड की जो कमेटी होती है उसने। बेस्ट हेयर एंड मेकअप अवार्ड ये दिया गया है किसको? द वेल मूवी जो है उसको दिया गया है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफिक प्राइज ये दिया गया है किसको? ऑल कॉइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जेम्स फ्रेंड जो है उन्होंने बनाई है इस मूवी को। इसके बाद में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड रूथ ई कार्टर ने एक बार फिर इतिहास रचा। ऑस्कर 2023 में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दूसरी बार ऑस्कर अवार्ड जीता है रूथ ई कार्टर, दूसरा अवार्ड है इनका कॉस्ट्यूम डिजाइन में।
देखिए नाटू नाटू ने ऑस्कर 2023 के मंच पर किया परफॉर्म, यानी कि जो नाटू नाटू सॉन्ग है ना, नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में लोगों ने उस पर डांस किया है, एक पर्टिकुलर डांस परफॉर्मेंस हुई है, ठीक है। तो ये भी भारत के लिए गर्व की बात है। 2023 के मंच पर आकर नाटू नाटू का परिचय दिया था। गाने पर प्रदर्शन मेगा इवेंट के एक ऊर्जा जीवंतता को लाता है। दीपिका पादुकोण पहुंची थी स्टेज पर और उन्होंने नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या है वो इंट्रोडक्शन उस गाने का। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय मूवी का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? ऑल कॉइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इस वाली मूवी ने झंडे गाड़ दिए हैं इस बार के ऑस्कर अवार्ड में, ठीक है। इसके बाद में बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट मूवी ये दिया गया है द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, ठीक है। इसको सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग, देखिए सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल पुरस्कार, यानी कि ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल सॉन्ग तो नाटू नाटू को दिया गया है, ओरिजिनल म्यूजिक किसको दिया गया है? ओरिजिनल म्यूजिक वही मैंने बताया, ऑल कॉइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जो है उसके वोल्कर बोल्ट्समैन को ये प्राइज दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का पुरस्कार किसे दिया गया है? एवरीवेयर एवरीवेयर ऑल एट वंस, पॉल रोजर्स, इस मूवी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? ब्रेंडन फ्रेजर, द वेल के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस जो है उसके लिए मिशेल यो को दिया गया है। बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको दिया गया है? वही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस जो है उसको दिया गया है बेस्ट मूवी का अवार्ड, ठीक है। चलिए, अच्छा ऑस्कर पुरस्कारों की बात हो ही रही है तो एक और बात कर लेते हैं हम लोग। ऑस्कर पुरस्कार जो है, भारत ने इस बार 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन इससे पहले भारत ने कितने ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो देखिए 1983 में भानु अथैया महिला थी, ठीक है, अभी थोड़ी समय पहले इनकी डेथ भी हुई थी। तो भानु अथैया को गांधी मूवी के लिए दिया गया था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड दिया गया था। गांधी मूवी थी। अब गांधी मूवी का नाम सुनकर आप ये मत समझ लेना कि इंडियन मूवी थी, ब्रिटिशियर्स ने बनाई थी, महात्मा गांधी के ऊपर ये मूवी बनाई थी, और उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड दिया गया था किसको? भानु अथैया को। इसके बाद में 1992 में सत्यजीत रे को अवार्ड दिया गया था, लेकिन ये किसी कैटेगरी में अवार्ड नहीं दिया गया था सत्यजीत रे को। सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। सत्यजीत रे भारत के एक बहुत फेमस मूवी डायरेक्टर हुआ करते थे, उनको उनके सिनेमा क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था ऑस्कर जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके द्वारा। सत्यजीत रे की एक मूवी थी, उसके बारे में मेरे को अच्छे से याद है, हमारी हिंदी की जो किताब थी उसके एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था पथेर पांचली अच्छे से याद है मेरे को। वो पथेर पांचली जो मूवी है वो सत्यजीत रे ने ही डायरेक्ट करी थी। इसके बाद में 2009 में मिला था रसूल पुकुटी को स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। 2009 में ही स्लम डॉग मिलियनेयर AR रहमान को मिला था स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, और 2009 में ही गुलजार को मिला था स्लम डॉग मिलियनेयर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, यानी कि गुलजार ने तो वो गाना लिखा था और कंपोज किया था AR रहमान ने। कौन सा? जय हो सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, आजा आजा नीले आसमान के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो, ठीक है। वो स्लम डॉग मिलियनेयर जो मूवी है ना, जो आपने देखी हो, तो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी भी भारत की मूवी नहीं है। हालांकि इसमें जो कलाकार थे, ठीक है, फ्रीडा पिंटो से लेकर और जो जितने भी कलाकार थे ना, बाल कलाकार से लेकर बड़े तक, वो सारे के सारे कलाकार इंडियन ही थे, इंडियन कलाकार ही थे सारे के सारे इसमें। बट जो मूवी है वो एक विदेशी डायरेक्टर की थी, ठीक है, जेम्स कैमरून। तो इस मूवी जो है, ये स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी जो है, ये भारत की ना मानकर इसको स्लम डॉग मिलियनेयर को बेस्ट मूवी का भी अवार्ड दिया गया था, लेकिन वो अवार्ड किसी और को मिला। क्यों मिला? क्योंकि मूवी भारतीय नहीं थी, ठीक है। इसके बाद में 2019 में गुनीता मोंगा को दिया गया था पीरियड ऑफ द सेंट्स जो है उसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला था गुनीता मोंगा को। किसमें? 2019 में, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए, ये PDF हम आपको हमारा जो ग्रुप बना हुआ है ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, और अगर आपको ग्रुप का लिंक चाहिए तो हम आपको कमेंट बॉक्स के नीचे उस टेलीग्राम लिंक, उस ग्रुप का जो लिंक है वो आपके लगवा देंगे, यहां पर पिन करवा देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन,
किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की बैठक की अध्यक्षता की? तो देखिए, गुवाहाटी में सुप्रीम बैठक 20 जो ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 है उसकी अध्यक्षता किसने की है? देखिए, आपको इससे समझ जाना है, इस चीज से। ऑडिट, ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर। और भारत में ऑडिट करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है? कैग। कैग बोलते हैं ना, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कैग जो डिपार्टमेंट है वो करता है। और भारत के अभी वर्तमान में कैग कौन है? भारत के अभी वर्तमान में कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के महालेखाकार, हिंदी में क्या बोलते हैं? महालेखाकार हैं। महालेखाकार के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो महालेखाकार के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 148 में बताया गया है। ये भी याद रखिएगा। और इस 20 से आपको क्या याद रखना है? इस 20 से आपको याद रखना है G20। G20 देश के जितने भी ऑडिटर्स हैं, चीफ ऑडिटर्स हैं, उन चीफ ऑडिटर्स की जो बैठक है वो आयोजित हुई थी कहां पर? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां पड़ता है? गुवाहाटी असम में पड़ता है। ठीक है, लेकिन कई बच्चों से अगर पूछते हैं कि असम की राजधानी क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता होता वो क्या बोलते हैं? असम की राजधानी सर गुवाहाटी है। गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है असम का, लेकिन असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, भारत के महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुवाहाटी में पहली बार सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 जो है उसकी अध्यक्षता की है। ये गिरीश चंद्र मुर्मू साहब की फोटो भी देख सकते हैं, भारत के कैग हैं। ठीक है, इस बैठक की थीम ब्लू इकोनॉमी और रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है बताइए? ब्लू इकोनॉमी क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको टाइम दिया जा रहा है 30 सेकंड का, फटाफट से बताइए ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। सोचिए एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ब्लू जो होता है वो कलर किसका होता है? थोड़ी सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। टाइम दिया जा रहा है, बताइए, फटाफट से बताइए। अरे यार, बहुत इजी सी चीज है, बहुत इजी सी चीज। देखिए, एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, कौन सी चीज? एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, ग्रीन इकोनॉमी। तो देखिए, ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है? ग्रीन इकोनॉमी ये होती है कि भैया अर्थव्यवस्था का क्या करना? अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। किसके साथ साथ? अर्थव्यवस्था को बढ़ाना जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। पर्यावरण को भी बढ़ाएं और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाएं, ये होती है आपकी ग्रीन इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है भैया? बहुत इजी सा है, इसी से ही मैंने क्लू भी दे दिया था आप लोगों को। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? ब्लू इकोनॉमी होती है भैया कि हमें अर्थव्यवस्था जो है उसको इस तरीके से बढ़ाना है कि उससे महासागर और समुद्रों को नुकसान ना हो। तो इसी इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? इसी इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये होती है ब्लू इकोनॉमी। विश्व में जल संकट है, जल संकट को दूर करना, और ये सारी जो चीजें होती हैं ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा होती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबको पता ही है अभी के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इस अवसर पर कैग ने कहा कि साई का उद्देश्य ऐसे परिस्थिति की तंत्र के साथ लाना है जिसमें साई की सक्रिय भागीदारिता हो, जो ब्लू इकोनॉमी के सतत विकास के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। गौरतलब है कि भारत वर्ष 2023 में G20 की क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साई की जो बैठक है वो किसने ली है? वो ली है साई की बैठक। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था G20 की जितनी भी बैठकें हुई हैं अब तक कौन कौन सी बैठक किस शहर में आयोजित हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो पिछली वाली क्लास को जाकर देखिए, क्योंकि इस बार साल 2023 में G20 जो है ग्लोबल 20 देश, उनकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। सारी की सारी बैठकें भारत में होनी है और उसकी अध्यक्षता भी किसी भारतीय के द्वारा ही की जानी है, इसीलिए वो क्लास जरूर से देखिएगा उसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के कौन सा जो बैंक है उसने खुद को क्या घोषित कर लिया है? हाल ही में अमेरिका के किस बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है? दिवालिया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब व्यक्ति के पास में
संपत्ति, पूरी संपत्ति बेचने के बाद भी जब उसके ऊपर कर्जा बचे तो ऐसी स्थिति में उसको क्या घोषित कर दिया जाता है, उसको इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। और हाल ही में अमेरिका का जो बैंक है, कौन सा, अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक, बहुत बड़ा बैंक माना जाता था ये अमेरिका का, अमेरिका के बड़े बैंकों में से एक माना जाता था सिलिकॉन वैली बैंक। अच्छा, सिलिकॉन वैली सुना होगा आप लोगों ने। अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली है, अच्छा, भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसको? बेंगलुरु को। सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली कहा जाता है इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर सारी टेक्निकल चीजें स्थित हैं। वैसे ही अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है, वहां पर अमेरिकी जो सरकार है उसकी सारी की सारी टेक्निकल चीजें स्थित हैं। और सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो अभी हाल ही में क्या हो गया है, सिलिकॉन वैली बैंक सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का बहुत बड़े बैंकों में से एक, हाल ही में वो इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, ठीक है। अब डिटेल्स के बारे में जानते हैं। देखिए, इसकी सिलिकॉन वैली बैंक ने हाल ही में खुद को दिवालिया घोषित किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि सर 16वां तो बहुत पीछे है। अरे भैया, अमेरिका में बैंकों की संख्या 150 से भी ज्यादा है, उस हिसाब से तो बहुत ऊपर हुआ। यह बैंक होल्डिंग कंपनी एसवीबी, देखिए होल्डिंग कंपनी है। एसवीबी का मतलब सिलिकॉन वैली बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल ग्रुप, सॉरी, सिलिकॉन वैली बैंकिंग फाइनेंशियल ग्रुप जो है उसकी एक सहायक कंपनी थी सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना बैंक ऑफ अमेरिका के पूर्व एमडी बिल बगरस्टाफ और रॉबर्ट मेडरिस ने की थी। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। उस बैंक ऑफ अमेरिका के जो संस्थापक थे, कौन? बिल बिगरस्टाफ और रॉबर्ट मेडरिस, उन दोनों ने मिलकर ही सिलिकॉन वैली बैंक जो है उसकी स्थापना की थी। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक सरवाइव नहीं कर पाया, ठीक है। इसके बाद में सिलिकॉन वैली बैंक के पतन का असर भारत सहित दुनिया के कई देशों के आर्थिक बाजार पर पड़ा है। जैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक ने यह अनाउंस किया कि भैया कुछ नहीं है, सब खत्म, वैसे ही भारत का जो शेयर मार्केट है वो भी क्या हुआ, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई। कई देशों के शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई थी जैसे ही उन्होंने यह अनाउंस किया था। यूरोप के सबसे बड़े बैंक एचएसबीसी ने बंद हो चुके सिलिकॉन वैली बैंक के यूके की इकाई का अधिग्रहण किया है। यूके में इसका जो कंज्यूमर बेस था सिलिकॉन वैली बैंक का, अब भाई उन कंज्यूमर्स को तो कोई ना कोई संभालेगा ही। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है, सिलिकॉन वैली बैंक का जो कंज्यूमर बेस था, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सिटी बैंक है वो इंडिया से चला गया, तो सिटी बैंक के इंडिया से जाने के बाद किस बैंक ने सिटी बैंक का कंज्यूमर बेस संभाला था? सिटी बैंक के जाने के बाद एक्सिस बैंक जो है उसने अधिग्रहण किया है उसके कंज्यूमर बेस का। वैसे ही यूके में सिलिकॉन वैली बैंक के कंज्यूमर बेस का अधिग्रहण किसने किया है? एचएसबीसी। यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है एचएसबीसी। एचएसबीसी का पूरा नाम, अच्छा, आपको एचएसबीसी का पूरा नाम सुनकर यूं लगेगा कि सर ये सच में यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है। एचएसबीसी का पूरा नाम है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। हांगकांग भी कहां पर है? एशिया में। शंघाई भी कहां पर है? एशिया में। लेकिन ये जो बैंक है, ठीक है, इस बैंक ये कहां का सबसे बड़ा बैंक है? यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है ये वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, अंतरिम अध्यक्ष का मतलब क्या होता है कि वो एक तरीके से टेम्परेरी रूप से नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं हाल ही में टेम्परेरी रूप से एलआईसी के अध्यक्ष? तो देखिए, हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती जो हैं उनको एलआईसी का टेम्परेरी रूप से अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब सिद्धार्थ मोहंती कौन है, एलआईसी क्या है, ये आप सभी को पता होगा। एलआईसी का पूरा नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और एलआईसी जो है इसकी टैगलाइन क्या है? देखिए, टैगलाइन से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। एलआईसी की टैगलाइन है भैया, आप सबको पता होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एलआईसी की टैगलाइन जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, देश की लीडिंग बीमा कंपनी एलआईसी ने हाल ही में
सिद्धार्थ मोहंती को कंपनी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। मोहंती एलआईसी के प्रबंध महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। पहले ही ये एमडी एंड सीईओ के रूप में वर्क कर रहे थे, किसके? एलआईसी के। और अब इन्हें क्या बना दिया है? अब इन्हें अंतरिम अध्यक्ष बना दिया है, चेयरमैन बना दिया है एलआईसी का। वे अपना पदभार 14 मार्च को ग्रहण करेंगे और 3 महीनों तक इस पद पर बने रहेंगे। मतलब 14 मार्च को इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और 3 महीनों के लिए इनकी ज्वाइनिंग हुई है। मोहंती को 1 फरवरी 2021 को टीसी सुशील की जगह एलआईसी के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था। टीसी सुशील ही पहले क्या कर रहे थे? एलआईसी के एमडी भी थे और चेयरमैन भी थे, लेकिन टीसी सुशील ने क्या किया? टीसी सुशील का जो कार्यकाल है वो समाप्त हुआ और उनकी जगह मोहंती को 1 फरवरी 2021 को क्या बनाया गया था? एमडी। और एमडी के साथ साथ अब इनको क्या बना दिया गया है? अंतरिम अध्यक्ष भी बना दिया गया है। एलआईसी जो है वो क्या है भैया? पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। जैसे आपके इंजीनियरिंग में होते हैं ना पीएसयू, वैसे ही एलआईसी भी एक पीएसयू है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर का पैसा होता है, पर पब्लिक सेक्टर का पैसा इसमें ज्यादा होता है। और पब्लिक सेक्टर की कंपनी है एलआईसी भी, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ठीक है, यह है आपके सामने फोटो सिद्धार्थ मोहंती साहब की। सिद्धार्थ मोहंती साहब की फोटो भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? इसका आंसर बताइए आप लोग। अब तक आप पढ़ते होंगे ना कि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कहां पर स्थित है? सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म सर गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, अब बताइए कहां पर है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहां किया गया है? भारत के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक में किया गया है। अब देखिए इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। पीएम ने श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन पर, देखिए जो पहले जंक्शन का नाम था ना वो केवल हुबली जंक्शन ही हुआ करता था, लेकिन साल 2020 में इसका जो नाम है वो बदल दिया गया। साल 2020 में इसका नाम बदलकर हुबली जंक्शन से क्या कर दिया गया? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे जंक्शन इसका नाम कर दिया गया। सिद्धारूढ़ा स्वामी जी कर्नाटक के एक बहुत बड़े संत के रूप में भी जाने जाते हैं। सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन इंडियन रेलवे के दक्षिण रेलवे जोन में आता है। यह रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्या है इसकी जो लेंथ है वो? 1507 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। 1.5 किलोमीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। कोई आदमी इस रेलवे प्लेटफॉर्म का एक चक्कर यूं करके चला जाए ना, उसकी मॉर्निंग वॉक हो जाए पूरी की पूरी। इस रेलवे प्लेटफॉर्म को बनाने में, देखिए ये वाला रेलवे प्लेटफॉर्म है, देख सकते हो आप लोग, मैंने फोटो भी डाली है इसकी, देख सकते हो। इस प्लेटफॉर्म को बनाने में 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका विकास हुबली यार्ड के पुनर्निर्माण हिस्से के रूप में किया गया है। ठीक है, 20 करोड़ रुपए इस प्लेटफॉर्म को बनाने की कॉस्टिंग आई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ला पेरोस एक्सरसाइज जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो किसके द्वारा की जा रही है? तो मतलब उसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए ला पेरोस जो है उसका उद्घाटन इस बार किसके द्वारा किया, उसका जो आयोजन है इस बार किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत के द्वारा किया जा रहा है ला पेरोस का आयोजन। ठीक है, अब जानते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो देखिए इसमें, तो देखिए बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन 13 और 14 मार्च 2023 को हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, कब? 13 और 14 मार्च को। यह द्विवार्षिक एक्सरसाइज ला पेरोस का आयोजन फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया जाता है। देखिए इस बार होस्ट कौन कर रहा है? इस बार होस्ट इंडिया कर रहा है इसको, लेकिन इसका जो आयोजन है वो कौन करता है? इसका आयोजन फ्रेंच नेवी करती है। ला पेरोस ये वर्ड ही फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, इस युद्धाभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं ये भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन नेवी लेती है, फ्रेंच नेवी लेती है, जापान की नेवी जो है सेल्फ डिफेंस फोर्स, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी किस देश की है? रॉयल नेवी ब्रिटिश नेवी को कहा जाता है, रॉयल नेवी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और सॉरी रॉयल नेवी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का मतलब अमेरिका की जो नेवी है। कितने सारे देश हो गए? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया। टोटल 6 देशों ने इस एक्सरसाइज में मिलकर हिस्सा लिया है। भारत की ओर से स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री
और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। भारत ने भी अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया है। ठीक है, ये वाला तुमने विश्व पर राज किया होगा, पर अब विश्व पर राज करने की तैयारी भारत की है। भारत ने अपनी स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, कौन सी, फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री, ठीक है, और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति जो है उसको इस युद्ध के मैदान में उतारा है। ठीक है, अब देखिए हम एक्सरसाइज की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में होती है। सेल्वेक्स किसके बीच में होती है, भारत और अमेरिका के। सूर्यकिरण भारत और नेपाल संप्रति, बांग्लादेश और भारत। विनबैक्स वियतनाम और भारत के बीच में होती है। वज्र प्रहार अमेरिका और इंडिया के बीच में। लिम्ते सेशेल्स और भारत के बीच में। ये देखिए लिम्ते ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में शुरू हुई है लिम्ते। ठीक है, क्योंकि सेशेल्स जो और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। भारत में वहां पर एक बेस भी बनाने की बात हुई है। मैंने बताया भी था आपको, बेवेल के जो सेशेल्स के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के हैं, बेवेल राम खिलावन, याद हो तो मैंने बताया था आप लोगों को। युद्धाभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में होती है, नाम ही युद्धाभ्यास है एक्सरसाइज का। मैत्री इंडिया और थाईलैंड। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो एक्सरसाइज है वो सिंगापुर और इंडिया के बीच में। प्रबल दोस्ती ये होती है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। चीन इंडिया संयुक्त युद्धाभ्यास, ये इंडिया और चाइना के बीच में ही होता है, संयुक्त युद्धाभ्यास ही होता है ये। गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। खान क्वेस्ट जो होती है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में। खंजर होती है किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में। एक्वेरियन इंडिया और मालदीव्स। एम्बाक्स इंडिया और म्यांमार। एम्बाक्स का मतलब इंडिया और म्यांमार। और इंद्र होती है रशिया इंडिया के बीच में। अल नागाह ओमान और इंडिया के बीच में। अजय योद्धा यूके और इंडिया के बीच में। और अग्नि योद्धा किस किस के बीच में, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। देखिए अजय योद्धा और अग्नि योद्धा दोनों का नाम याद रखिएगा। अजय योद्धा तो यूके और इंडिया के बीच में होती है, और अग्नि योद्धा कहां पर होती है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है। ये तो हो गई मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब बात कर लेते हैं किसकी, नेवल एक्सरसाइजेस की। तो देखिए सिलिनेक्स होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सहयोग कैजन होती है जापान और भारत के बीच में। वरुण होती है भारत और फ्रांस और इंडिया के बीच में। मालाबार होती है यूएसए, जापान और इंडिया, तीनों हिस्सा लेते हैं इसमें। नसीम अल बहर जो एक्सरसाइज है वो होती है इंडिया और ओमान के बीच में। कोंकण होती है यूके और इंडिया के बीच में। ऑसिनडेक्स होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और IBSMRAR ये होती है साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज की बात करें तो सियाम इंडिया। तो देखिए सियाम एक्चुअली क्या है भैया, सियाम एक्चुअली थाईलैंड का पुराना नाम। तो सियाम और इंडिया का मतलब क्या हो गया, थाईलैंड और इंडिया हो गए। सिंडेक्स किस किस के बीच हो गई, ये हो गई सिंगापुर और इंडिया के बीच में। रेड फ्लैग यूएसए इंडिया। डेजर्ट ईगल यूएई और इंडिया। गरुण फ्रांस एंड इंडिया। कोप इंडिया होती है यूएसए इंडिया के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज ओमान एंड इंडिया। और इंद्रधनुष ये होती है किसके बीच में, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। ये कुछ फेमस मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी जिनके बारे में आपको बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओसी पर, मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन, देखिए दो होते हैं, एक होता है एमओसी, एक होता है एमओयू। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एमओसी होता है मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन। किस देश के साथ में एमओसी पर सिग्नेचर किए हैं, तो देखिए हाल ही में इंडिया ने स्वीडन के साथ में एक प्रोजेक्ट को लेकर एमओसी मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन पर सिग्नेचर किए हैं। अब क्या है भैया, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो देखिए भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB और स्वीडन के द स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन STINT ने एक सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य अनुसंधान क्षेत्रों के बीच अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ाना है। इंडिया और जो स्वीडन है इन दोनों के बीच में जो एक तरीके से टेक्निकल नेटवर्किंग है ना, उसको बढ़ाने के लिए किया गया है। ये दोनों संस्थान अपने नियमित वित्त पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से शोधकर्ताओं की गतिशीलता को सुगम बनाएंगे। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियाई देश है।
इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा यूरोप है। यूरोप में ऊपर की साइड में ये जो देश देख रहे हैं आप, ये कौन सा देश है? ये स्वीडन देश है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा, जो स्कैंडियाई जो देश होते हैं ना, उन देशों में इसका पड़ोसी है। ये जो देश देख रहे हैं आप, ये नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई थी वो नॉर्वे में हुई थी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। ठीक है, नो सॉरी, माफ कीजिएगा, जो प्राइज हैं, कौन से जो प्राइज है नोबेल प्राइज, इनकी जो शुरुआत है वो स्वीडन में ही हुई थी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए थे। स्वीडिश क्रोन इसमें मुद्रा दी जाती है। लेकिन एक पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार, वो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, स्कैंडिनेवियाई जो देश होते हैं वो क्या होते हैं? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में उत्तर यूरोप में आने वाले देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। यानी कि नॉर्थ यूरोप के जो देश होते हैं उसको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नॉर्वे और डेनमार्क इसके पड़ोसी हैं। इसके अलावा फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह के संग ये नॉर्डिक देश भी कहलाते हैं। अगर स्कैंडियाई देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे हो गया, ठीक है, स्वीडन हो गया और डेनमार्क हो गया। ये कौन से हो गए? स्कैंडिनेवियाई देश हो गए। लेकिन अगर इसमें फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो आइलैंड ग्रुप जो है उसको शामिल कर दिया जाए तो इनको नॉर्डिक देश कहा जाता है। अच्छा, स्वीडन के बारे में दो चीज जान लीजिए जो अभी हाल ही में करंट से रिलेटेड थी। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए क्या की थी? अपील की थी, जिससे रशिया स्वीडन और फिनलैंड दोनों से नाराज हो गया। यूक्रेन तो युद्ध चल ही रहा है और स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो में शामिल होने के लिए अपील कर दी है। ठीक है, आप सबको पता होगा नाटो का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कितना बड़ा है, क्या था क्या नहीं था रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसके अलावा ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन करने वाला विश्व का पहला देश। ग्रीन स्टील का मतलब ये मैंने आपको बताया था, इंडिया में भी हालांकि अब ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन होने लगा है, लेकिन ग्रीन स्टील के बारे में मैंने आपको बताया था ऐसा स्टील जिसको बनाने में कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो। ठीक है, ऐसा स्टील जिसको प्रोड्यूस करने में जीरो कार्बन प्रोडक्शन होता है उसको ग्रीन स्टील कहा जाता है। और ग्रीन स्टील बनाने वाला पहला देश भी कौन सा था? स्वीडन ही था। साल 2021 में बनाया था इसने। चलिए अगला क्वेश्चन, G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो देखिए, हाल ही में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में 11 मार्च से किया जा रहा है। मतलब किया गया 11 मार्च से कंटिन्यू में किया गया था इसके आयोजन का उद्देश्य G20 प्रतिभागियों और गेस्ट देशों की विविधता पर जोर देना है। यानी कि जो G20 में देश हैं, हर देश के जो स्पेशल फूल होते हैं उनको लाकर यहां पर रखा गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंट्रल पार्क में आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। ये आप देख सकते हैं, भूपेंद्र यादव हैं, भारत के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, वो हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के द्वारा किया गया। जो दिल्ली नगर निगम है ना, नगर पालिका परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट की जो है, उसमें किया गया। इसमें नीदरलैंड, जापान, सिंगापुर जैसे G20 देश ने भी हिस्सा लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं भैया, कई सारे ये G20 में शामिल देशों के फ्लैग हैं। ये G20 का यहाँ पर फूलों के गमलों से क्या बनाया गया है? लोगो भी बनाया गया है G20 का। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए भैया, दुख होता है कहते हुए, पर भारत जो है बहुत पीछे है, 8th रैंक पर है भारत। ठीक है, टॉप 10 देशों, प्रदूषित देशों में भारत भी शामिल है और विश्व का 8वां सबसे बड़ा प्रदूषित देश भारत ही है। देखिए, स्विस फर्म IQ एयर ने हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस लिस्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में से 39 शहर भारतीय थे। सोचिए आप, विश्व के 50 प्रदूषित शहरों में 39 शहर भारत के हैं। दुख होता है ये सुनकर, सच में। हम सांस में ऑक्सीजन नहीं ले रहे, हम सांस के अंदर सोचिए कितना जहर ले रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित भारतीय शहरों का PM जो है स्तर है वो 2.5 स्तर से 53.3 स्तर तक दर्ज किया गया था, जो कि एक बहुत खतरनाक स्तर है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा प्रदूषित देश है।
जो पिछले साल 5वें स्थान पर था। शुक्र है इस बार जो 5वें स्थान पर था पिछले साल, भारत घटकर जो है 8वें स्थान पर आया है। मैं तो चाहता हूं कि भैया भारत जो है इस लिस्ट में सबसे लास्ट में जाए, इस वाली लिस्ट में, ठीक है। वो बोलते हैं ना कई बार हारना भी क्या होता है, अच्छा होता है। इस लिस्ट में जीतना नहीं है हमको, इस लिस्ट में हारना है हमको। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में सबसे खराब गुणवत्ता के मामले भारत और पाकिस्तान जो है उसमें पाए गए हैं। मतलब सबसे ज्यादा मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में सबसे ज्यादा खराब हवा के जो मामले पाए गए हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में पाए गए हैं। टॉप 10 प्रदूषित देश कौन कौन से हैं विश्व के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 2022 के अनुसार? तो देखिए भैया, जो चाड रिपब्लिक देश है, अफ्रीकी देश है, वो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर इराक है, इराक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित देश। तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान, चौथे स्थान पर है बहरीन, पांचवें स्थान पर है बांग्लादेश, छठवें स्थान पर बुर्किना फासो, ये एक आइलैंड कंट्री है बुर्किना फासो। इसके बाद में 7वें स्थान पर है कुवैत, 8वें स्थान पर इंडिया, 9वें स्थान पर इजिप्ट और 10वें स्थान पर ताजिकिस्तान। अगर बुर्किना फासो को हटा दें, चाड को हटा दें और इजिप्ट को हटा दें, इन 3 देशों को हटा दिया जाए तो टॉप 10 में से 7 देश कहां से हैं? टॉप 10 में 7 देश एशिया से हैं, ठीक है। ये एशिया के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का स्तर को दिखाता है। अगला क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो देखिए भैया, वंदे भारत जो भारत की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से सेमी बुलेट ट्रेन कहा जाता है जिसको, वंदे भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी है कौन? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जी भारत की पहली, देखिए केवल वंदे भारत की पहली लोको पायलट नहीं, भारत की पहली महिला लोको पायलट भी सुरेखा यादव जी ही थी, ठीक है। तो देखिए एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव, मैंने क्या कहा अभी कहा ना, एशिया की, भारत की नहीं, एशिया की सबसे पहली महिला लोको पायलट थी। ये पहली महिला थी जिन्होंने इंडिया में नहीं पूरे एशिया में एक पूरी ट्रेन को संचालित करके अपनी डेस्टिनेशन तक लेकर गई थी। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। इस संदर्भ में मध्य रेलवे ने बताया कि लोको पायलट सुरेखा यादव ने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति महाराज टर्मिनस के बीच हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया। सोलापुर स्टेशन पड़ता है महाराष्ट्र में, वहां से लेकर मुंबई के जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पड़ता है CST, उस CST टर्मिनस तक इन्होंने क्या किया, इस हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। 1988 में भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। वर्ष 2011 में उन्होंने एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनने का गौरव हासिल किया, ठीक है। मतलब 1988 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन 2011 में इनको एशिया की महिला लोको पायलट होने का गौरव हासिल हुआ। सुरेखा यादव पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र की रहने वाली हैं, सतारा जिला। अच्छा, सतारा से आपको एक चीज याद आनी चाहिए हिस्ट्री की। क्या याद आनी चाहिए हिस्ट्री में? सतारा से आपको याद आनी चाहिए भैया डलहौजी का कानून, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का शिकार होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का शिकार होने वाली पहली रियासत सतारा ही थी। ये आप देख सकते हैं भैया, सुरेखा यादव जी की फोटो है, हमारी माँ की उम्र के बराबर की है भैया। जब इन्होंने ज्वाइन की थी ना, ज्वाइन किया था, तब तक तो हम लोगों का बर्थ भी नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? अमेरिकी सीनेट ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है केनेथ जस्टर को। अब डिटेल्स ये एरिक गारसेटी को, केनेथ जस्टर की जगह एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है। अब डिटेल जानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन की। तो लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी भारत में अगले अमेरिका के राजदूत होंगे। अमेरिकी सीनेट ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है। सीनेट ने अमेरिकी राजदूत बनने के लिए गारसेटी के नामांकन को आगे बढ़ाते हुए 52-42 के अंतर से वोटिंग की। देखिए इंडिया में IFS एग्जाम होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उन्हीं लोगों को क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट दी जाती है। किसके रूप में? उन्हीं लोगों को अपॉइंटमेंट दी जाती है जो फॉरेन सर्विसेज है उसके रूप में। लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका में जो अमेरिका की सीनेट है, पार्लियामेंट को सीनेट भी बोलते हैं, वहां पर जो हायर सदन है उसको सीनेट बोलते हैं, उसने 52 और 42 के अंदर से वोटिंग करी, यानी कि 52 वोट इनके पक्ष में पड़े,
सीनेट की विदेश संबंधी समिति ने भी गारसेटी को भारतीय राजदूत बनाने के पक्ष में मतदान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गारसेटी को इस पद के लिए पहली बार जुलाई 2021 में नामित किया था। नामित किए जाने के लगभग 2 साल बाद उन्हें यह पद मिला है। अच्छा, और एरिक गारसेटी जो है ना, एरिक गारसेटी जो अमेरिका है, न्यूयॉर्क सिटी के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं एरिक गारसेटी। ये एरिक गारसेटी की आप फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, दैट्स इट फॉर दिस वीक। इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में बस फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, आप भी इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते आप लोगों से नए करंट अफेयर्स के साथ में, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.